हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जो चैप्टर 3 है केमिस्ट्री का क्लास 9 का। और ये सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू के फॉर्म में होंगे और वही रूल है कि पहले आपने अटेम्प्ट करना है और फिर अपना आंसर बाद में टैली करना है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज। तो मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए क्या करेंगे, जितने भी एटम्स हैं उन सबको उनके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करके और ऐड कर देंगे तो हमें मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। तो इसमें कैल्शियम कितना है, एक, और कैल्शियम का मास होता है और 40 यूनिट। ऑक्सीजन इसके अंदर है 2। यहाँ पे ये 2 जो है बाहर लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि 2 इन दोनों को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑक्सीजन भी 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है। तो ऑक्सीजन का मास होता है 16 यूनिट और हाइड्रोजन भी इसके अंदर 2 ही है। हाइड्रोजन का मास होता है 1 यूनिट। तो इन्हें फर्दर कैलकुलेट करने पे ये 40 आ जाएगा, ये 32 आ जाएगा और ये 2। इनको ऐड करके देखते हैं, 4 और ये 7। आंसर आएगा 74 यूनिट, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असर्शन कहता है एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट ऑलवेज हैव सेम मास। यानी सेम एलिमेंट अगर है तो उसका मास भी सेम होगा। जबकि रीजन कहता है आइसोटोप्स एग्जिस्ट। देखो असर्शन तो गलत है, क्योंकि हमें पता है कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट हमेशा सेम एटॉमिक मास हो उनका, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। जैसे कि कार्बन है, तो कार्बन हमें पता है कि 2 तरह के होते हैं आइसोटोप्स इसके। एक कार्बन जिसका एटॉमिक मास 12 यूनिट होता है और एक कार्बन जिसका एटॉमिक मास 14 यूनिट होता है। इस तरह के और भी एग्जांपल्स हैं। तो इसका मतलब सेम एटम के सेम मास हो जरूरी नहीं है। तो असर्शन गलत है। हाँ, रीजन सही है, आइसोटोप, ये आइसोटोप्स ही कहलाते हैं ऐसे पेयर्स। तो आंसर हो जाएगा असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से वही मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है हमें। तो मॉलिक्यूलर मास निकालने का तरीका वही रहेगा। एल्यूमिनियम सबसे पहले, 2 एटम है इसके, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है यानी 2 एटम है एल्यूमिनियम के। सल्फर के कितने एटम्स है, S3, तो ये 3 की मल्टीप्लाई S1 में होगी, ये हो जाएगा 3। और ऑक्सीजन के कितने एलिमेंट है, ऑक्सीजन का 4 इंटू 3 यानी 12 ऑक्सीजन। अब इनको इनके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर दो। एल्यूमिनियम का होता है 13 टू 27, सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का 16। तो ये हो जाएगा आपका 54। ये हो जाएगा 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, और ये हो जाएगा 16 2 जा 32 और 16 1 जा 16 और 3 19। इन्हें ऐड करने पे मिलेगा 6 और 4 10 और 2 12 1 कैरी, और 9 9 18 1 19, और ये हो जाएगा 24 और ये 3। तो 342 यूनिट इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 342 यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 4 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट्स कंप्लीटली विद ऑक्सीजन, मास ऑफ वाटर फॉर्म्ड विल बी। तो 4 ग्राम हाइड्रोजन अगर पूरी तरह से रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, तो देखो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, H2O वाटर का फॉर्मूला होता है। मतलब क्या है, और हमें ये भी पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है बाई मास, वो 1:8 होता है। तो अगर यहाँ पे 4 ग्राम हाइड्रोजन है तो यहाँ पे कितना ऑक्सीजन होना चाहिए, अगर इसको 4 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई किया है तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 32 होना चाहिए। और जब ये दोनों ऐड होंगे यानी 4 ग्राम हाइड्रोजन और 32 ग्राम ऑक्सीजन मिलेंगे तो 36 ग्राम वाटर फॉर्म होगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड हैविंग 40% कार्बन, 6.67% हाइड्रोजन एंड 53.33% ऑक्सीजन इज। तो हमें बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा कंपाउंड ऐसा है जिसके अंदर 40% कार्बन है, 6.67% हाइड्रोजन है और 53.33% ऑक्सीजन है। तो वैसे तो ये मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, बट क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट हमारे सिलेबस में है नहीं अब, तो अब इसे सॉल्व करने का एक तरीका है हमारे पास, ट्रायल एंड एरर मेथड। यानी एक एक के मॉलिक्यूलर मास का जो परसेंटेज है वो कैलकुलेट करें और देखें कि कौन सा ऑप्शन मैच करता है।
तो सबसे पहले ए वाला चेक कर लेते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये 3 एटम्स है इसके अंदर। कार्बन 1 है और कार्बन का मास होता है 12 यूनिट। हाइड्रोजन 2 है और हाइड्रोजन का मास होता है 1 यूनिट, 1 और इसके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा। ऑक्सीजन यहाँ पे 1 ही है और 16 यूनिट। अब देखते हैं इन तीनों के परसेंटेज कितने आते हैं। तो परसेंटेज कैलकुलेट कैसे करते हैं हम, पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 से तीनों कट रहे हैं ना, इन्हें थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये 6 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। अच्छा, परसेंटेज निकालने के लिए पहले टोटल देखते हैं, टोटल कितना है। तो इनको ऐड करके देखते हैं, 8 और 1 9 और 6 15, 15 टोटल है हमारे पास। परसेंटेज निकालने का तरीका होता है, ये जो 6 है, कार्बन का परसेंटेज निकालना है मुझे, तो कार्बन का मास ऊपर अपॉन टोटल इंटू 100। ये कितना होगा, अगर मैं 5 से काटूँ तो ये 3 और ये 20 टाइम्स में कटेगा और ये 3 से 2 टाइम्स में, तो ये 40 आ गया। तो कार्बन तो 40, अच्छा कार्बन तो 40 ही चाहिए था, तो एक आध और मैच कर जाए तो हमारा आंसर मिल ही जाएगा यानी। तो हाइड्रोजन का भी चेक कर लेते हैं। हाइड्रोजन का हो गया आपका 1 है और अपॉन 15 इंटू 100, तो ये आएगा आपका 15 6 90 डेसिमल और 6 7, हाँ ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए ही हमारा पहला ही मैच कर गया, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा CH2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल आर गिवन बिलो। तो यहाँ पे कुछ एलिमेंट गिवन है, एल्यूमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम एंड सिलिकॉन। इफ द एलिमेंट एक्स फॉर्म्स अ क्लोराइड, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इफ द एलिमेंट एक्स फॉर्म्स क्लोराइड हुज फॉर्मूला इज XCl2, तो कोई एलिमेंट एक्स है हमारे पास और उसके क्लोराइड का फॉर्मूला हमें गिवन है XCl2, तो इससे हमें x की वैलेंसी मिल जाएगी। कैसे मिल जाएगी, देखो फॉर्मूला हम कैसे निकालते हैं, x और क्लोरीन, यहाँ पे इसके नीचे वैलेंसी लिखते हैं। तो क्लोरीन की वैलेंसी तो हमें पता 1 है और x की 2 होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि क्लोरीन के नीचे 2 है, तो 2 कहाँ से आया, x का तो 1 है और क्लोरीन का 2 यहाँ से आया, क्योंकि अगर x की वैलेंसी 2 होगी तभी क्लोरीन के नीचे 2 आएगा। तो ये आपका ऐसा बन जाएगा फॉर्मूला। तो यहाँ से ये पता चल गया कि x की वैलेंसी 2 है। अब हमें क्या बताना है, if the element x form the chloride whose formula is XCl2, then element x belongs to, अच्छा हमें बताना है इन चारों में से x क्या होगा। तो देखो एल्यूमिनियम, इसकी वैलेंसी 3 होती है, तो ये नहीं होगा। सोडियम, इसकी वैलेंसी 1 होती है, ये भी नहीं होगा। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, तो ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। सिलिकॉन की वैलेंसी 4 होती है, तो ये भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन है हमारा मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट एन एटम, एक एटम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। फर्स्ट है, एटम्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। देखो ये पूरी तरह से स्टेटमेंट ठीक नहीं है, क्योंकि जो नोबल एटम्स होते हैं, जैसे कि नियॉन हो गया, जैसे कि हीलियम हो गया, आर्गन हो गए, ये जो नोबल गैसेस होती है, नोबल एलिमेंट्स होते हैं, इनके एटम्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। तो पहला तो गलत हो गया, क्योंकि इसने कहा था कि एटम्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, यहाँ पे किसी पर्टिकुलर एटम की बात नहीं की गई है, तो कुछ एटम तो ऐसे होते ही हैं जो एग्जिस्ट कर सकते हैं। दूसरा, एटम्स आर द बेसिक यूनिट फ्रॉम विच मॉलिक्यूल्स एंड आयंस आर फॉर्म्ड। तो ये बात तो सही है कि एटम बेसिक यूनिट होता है जिससे मॉलिक्यूल्स एंड आयंस बनते हैं। तीसरा, एटम्स आर ऑलवेज न्यूट्रल इन नेचर, नेचर में एटम्स हमेशा न्यूट्रल होते हैं, ये भी सही है। फिर एटम्स एग्रीगेट इन लार्ज नंबर ऑफ टू फॉर्म अ मैटर दैट वी कैन सी, फील और टच, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन ए ही हो जाएगा जो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आर डाईएटॉमिक। तो यहाँ कुछ ऑप्शंस गिवन है, हमें बताना है इनमें से कौन कौन सा डाईएटॉमिक है। डाईएटॉमिक क्या होता है, जो 2 एटम से मिलकर बना हो, जैसे कि ऑक्सीजन गैस, क्या फॉर्मूला होता है O2, इसका मतलब है कि ऑक्सीजन गैस 2 ऑक्सीजन के एटम से मिलकर बना है, तो ये डाईएटॉमिक हो जाएगा। तो चेक करते हैं कौन कौन सा डाईएटॉमिक है। पहला नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन डाईएटॉमिक होता है, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन का गैस का फॉर्मूला N2 होता है। सेकेंड है नियोन, नियोन तो नोबल एलिमेंट है, तो ये मोनो एटॉमिक होगा। ऑक्सीजन, ये हमने लिख दिया यहाँ पे, ऑक्सीजन डाईएटॉमिक होता है।
सल्फर नहीं होगा क्योंकि सल्फर का फॉर्मूला होता है S8, ये ऑक्टा एटॉमिक है। फॉस्फोरस होता है P4, ये टेट्रा एटॉमिक है, ये भी नहीं होगा। ओजोन, इसका फॉर्मूला होता है O3, ये भी नहीं होगा, ये ट्राई एटॉमिक हो जाएगा। सेवंथ है फ्लोरीन, हाँ फ्लोरीन का फॉर्मूला होता है F2, फ्लोरीन गैस, तो ये हो जाएगा। हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला भी H2 होता है, ये भी हो जाएगा। और ये दिया हुआ है फुलरेन, फुलरेन जो है ये गलत है, ये नहीं होगा क्योंकि फुलरेन कार्बन का एक आइसोटोप है जिसका फॉर्मूला होता है C60, तो इसमें 60 कार्बन होते हैं। तो हमारा ऑप्शन है नाइट्रोजन यानी कि फर्स्ट, ऑक्सीजन यानी थर्ड, तो फर्स्ट तो यहीं पे दे रखा है, ये रहा ऑप्शन डी, फर्स्ट, थर्ड, सेवंथ एंड एट्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल सैंपल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन कार्बन एंड ऑक्सीजन इन द मास रेशियो 3:8। तो कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो 3:8 है। दिस इज इन एग्रीमेंट विद द लॉ। अच्छा, ये कह रहा है कि ऑल सैंपल्स, सारे के सारे सैंपल्स, तो ये कौन से लॉ के अकॉर्डिंग है? तो ये हमें पता है कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहता है कि सब्सटेंसेस कोई सा भी आप ले लो, उसके अंदर जो भी एटम्स होंगे वो बाय मास फिक्स्ड होंगे यानी कांस्टेंट होंगे। तो ऑप्शन बी हो जाएगा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ साइंस प्रोजेक्ट Aditya has to make a chart illustrating various elements and their atomicity. Aditya decided to show elements of different atomicity by different shapes. तो मोनो एटॉमिक को उसने सर्कल से शो किया है, डाई एटॉमिक को सेमी सर्कल से, ट्राई एटॉमिक को ट्राइंगल से, टेट्रा एटॉमिक को स्क्वायर से, और पॉली एटॉमिक को ये कुछ एलिप्टिकल सा शेप बना रखा है। हमें बताना है कि कौन सा उसने इनकरेक्टली शो किया है। तो क्लोरीन को देखो, क्लोरीन को उसने डाई एटॉमिक से शो किया है, क्लोरीन यानी Cl2 होता है, ठीक है ये बिल्कुल। एल्यूमिनियम यानी बी, बी का मतलब हो गया सर्कल, सर्कल मोनो एटॉमिक। देखो एल्यूमिनियम का फॉर्मूला क्या होता है, ALU होता है। अब किसी को लगेगा कि Al3 होता है, नहीं, 3 तो उसकी वैलेंसी होती है, क्योंकि ये एक सॉलिड है तो एल्यूमिनियम ये मोनो एटॉमिक ही होगा। ये P है फॉस्फोरस, फॉस्फोरस को उसने C से दिखाया है, C मीन्स कहाँ गया, ट्राइंगल, ट्राई एटॉमिक। ये गलत है क्योंकि फॉस्फोरस का फॉर्मूला भी हमने देखा था P4 होता है, ये टेट्रा एटॉमिक है ना कि ट्राई एटॉमिक। और डी भी चेक कर लेते हैं, S यानी सल्फर, और सल्फर का क्योंकि S8 होता है तो इसको हम पॉली एटॉमिक तो बोल ही सकते हैं, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये गलत है, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू गैसियस सैंपल्स वर एनालाइज्ड, वन कंटेन 1.2 ग्राम कार्बन एंड 3.2 ग्राम ऑक्सीजन। दूसरे सैंपल में था 27.3%, अच्छा यहाँ पे परसेंटेज में गिवन है और वहाँ पे ग्राम में गिवन था, 27.3% कार्बन एंड 72.7% ऑक्सीजन। तो हमें बताना है कि ये जो एक्सपेरिमेंटल डेटा है वो किस लॉ के अकॉर्डिंग है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, या फिर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। तो देखो यहाँ पे ये है ग्राम में गिवन और ये है परसेंटेज में, तो एक काम करते हैं हम इस परसेंटेज को भी ग्राम में ही कर लेते हैं, या फिर ग्राम को परसेंटेज में कर लेते हैं, वो ज़्यादा इजी होगा। तो 1.2 कार्बन का है और ऑक्सीजन का है 3.2। तो परसेंटेज में करने के लिए पहले टोटल देखते हैं कितना होगा। टोटल हो जाएगा ये 2 to 4 और ये 4.4 हो जाएगा। अब कार्बन का परसेंटेज निकालने का क्या तरीका बताया था, 1.2 डिवाइड बाई टोटल मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये डेसिमल से डेसिमल हटा दो, ये 4 से कट जाएगा 11 टाइम्स में, ये 3 टाइम्स में, ये हो जाएगा आपका 300/11, यानी कि कुछ 11 2 ज़ा 22, 7 ज़ा 77, 3 बचे और 2 और 7 आएगा, ठीक है। तो ये 22.27 एस्टिमेट करके 27.3 ही हो जाएगा ये, क्योंकि इसने एक डिजिट कर दिया डेसिमल के बाद। ऑक्सीजन का भी चेक कर लेते हैं, ऑक्सीजन का है 3.2 डिवाइडेड बाय 4.4 टोटल इंटू 100। यहाँ पे डेसिमल हटा दें अगर, तो
ये हो जाएगा 4 8 जा और ये 4 11 जा, यानी 800 डिवाइडेड बाय 11, तो कितना आएगा ये 11 7 जा 77, 3 बचे 7, 2 यहाँ पे बचेगा और फिर 7। हाँ तो ठीक है, इसका मतलब है कि दोनों ही सैंपल में कार्बन एंड ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वो सेम है, या फिर आप बोल सकते हो कि इनका रेशो सेम है। और अगर सेम ही रेशो है तो इसका मतलब ये हो जाएगा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या डेफिनेट प्रोपोर्शन, ठीक है। क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास तो तब लगता है जब कोई रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गिवन हो, वहां पे हमें मास चेक करना पड़ता है। बट दो डिफरेंट डिफरेंट सैंपल्स के अंदर अगर सेम रेशियो आ जाए तो इसका मतलब वो डेफिनेट प्रोपोर्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड ऑफ मेटल M इज MCl3। द फॉर्मूला ऑफ द फॉस्फेट ऑफ मेटल M क्या होगा? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये वैसा ही है कुछ जो पिछला इंपॉर्टेंट बताया था। यहां इसने क्या बोला है द फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड ऑफ मेटल M। तो M कोई मेटल है, हमें नहीं पता क्या है वो, उसका क्लोरीन के साथ फॉर्मूला बन रहा है MCl3। हमें पता है क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, तो इसकी 3 होनी चाहिए। यहाँ पे 3 है ना, ये 3 कब आएगा? जब हम M की तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और Cl के 3 से, तो ये क्लोरीन के साथ 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि M की वैलेंसी 3 आनी चाहिए। अब हमें M का फॉर्मूला बनाना है। इसने बोला फॉर्मूला ऑफ फॉस्फेट ऑफ मेटल M, तो M ये रहा और फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? PO4। अब M की वैलेंसी हमें पता चल गई है 3 है और फॉस्फेट की वैलेंसी भी 3 होती है। हमें पता है कि इसे हम लोएस्ट टर्म में लेते हैं, तो ये 3 से 3 कैंसिल, ये 1 1 हो जाएगा। अब अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो M की 1 में होगी M और PO4 से ये आ जाएगा PO4। तो ये फॉर्मूला होना चाहिए MPO4 यानी ऑप्शन E। नेक्स्ट क्वेश्चन है when 12 ग्राम कार्बन reacts with 32 ग्राम ऑक्सीजन 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड is formed, how much oxygen is required to completely react with 54 ग्राम कार्बन? तो देखो, एक तो कार्बन हमें गिवन है और एक ऑक्सीजन, इन दोनों का कंपाउंड बना है। कार्बन 12 यानी 12 ग्राम कार्बन जब रिएक्ट करता है 32 ग्राम ऑक्सीजन से, तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। 44 अगर इनको ऐड करके देखो तो 44 ही आ रहा है, यानी कि दोनों कंप्लीटली रिएक्ट कर जाते हैं एक दूसरे से, कुछ भी लेफ्ट ओवर नहीं बचता। अब हमें बताना है कि अगर हमें कंप्लीट रिएक्शन करवाना है 54 ग्राम कार्बन का, तो ऑक्सीजन कितने चाहिए होंगे? तो कार्बन कितना है 54, इसको इसके नीचे लिख दो 54, और ऑक्सीजन हमें फाइंड करना है तो इसके नीचे एक्सलेट ले लेते हैं, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि रेशो इक्वल होना चाहिए ना। कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है कि रेशियो इक्वल होगा हमेशा, चाहे आप किसी भी तरीके से फॉर्म करो इसे। तो 12 इंटू एक्स इक्वल टू 32 इंटू 54। अब मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 12 को इधर ले आती है, इंटू 54 डिवाइडेड बाई 12। ये हो जाएगा आपका 4 6 से काट देता हूँ, 6 2 जा 12 और 6 9 जा 54, और ये 2 से कट जाएगा 16 टाइम्स में। तो ये कितना आ जाएगा? 16 9 जा कितना होता है? 144। तो 144 ग्राम हमें चाहिए होगा ऑक्सीजन, तो ऑप्शन है हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इफ 2 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 32 ग्राम ऑक्सीजन टू फॉर्म 34 ग्राम वाटर, यानी हाइड्रोजन कितना है 2 ग्राम और ऑक्सीजन है 32 ग्राम, ये दोनों मिलकर बनाते हैं वाटर 34 ग्राम के बराबर। अब वो कहते हैं हाउ मच वाटर विल बी फॉर्म्ड व्हेन 2 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 50 ग्राम ऑक्सीजन। पहले हाइड्रोजन कितना था 2 ग्राम, जो रिएक्ट कर रहा था 32 ग्राम के साथ, ऑक्सीजन के साथ। अब हाइड्रोजन कितना है 2 ग्राम, जो रिएक्ट कर रहा है 50 ग्राम ऑक्सीजन के साथ। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि 2 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा हो और अगर हम ऑक्सीजन बढ़ा दें तो वो उसके साथ भी रिएक्ट कर जाएगा? ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहता है कि इन अ गिवन सब्सटेंस एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन फिक्स्ड रेशियो बाय मास। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे 2 ग्राम है और यहाँ भी 2 ही ग्राम है, तो अगर ये 32 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा था पहले, तो अभी भी 32 ग्राम से ही करेगा।
अगर आप 50 ग्राम से रिएक्ट करवाओगे तो बाकी का जो 18 ग्राम है वो अनरिएक्टिव रह जाएगा, तो इसका मतलब अभी भी वो 34 ग्राम वाटर ही बनाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ 0.24 ग्राम सैंपल ऑफ कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन एंड बोरोन वाज फाउंड टू बी एनालाइसिस टू कंटेन 0.096 ग्राम ऑफ बोरोन एंड 0.144 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ द कंपाउंड बाय वेट। तो हमें इनका परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज निकालना अभी हमने दो क्वेश्चन ऐसे किए थे, ये भी सिमिलर ही है। तो देखो क्या होगा इसमें, क्या क्या है हमारे पास, एक है ऑक्सीजन और एक है बोरोन। तो ऑक्सीजन है हमारे पास 0.144 और बोरोन है हमारे पास 0.096। परसेंटेज निकालने के लिए पहले टोटल करना पड़ता है, टोटल कर लेते हैं इसको। 6 और 4 10 0 1 कैरी, 9 1 10 और 1 4 यहाँ पे आ जाएगा और ये हो जाएगा 2, तो 0.240। अब देखते हैं ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना होगा। तो 0.096 डिवाइडेड बाय टोटल यानी कि 0.240 मल्टीप्लाइड बाय 100। ये डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, ये इस जीरो से ये जीरो काट दो, 24 से ये कट जाएगा 4 टाइम्स में, तो ये 40%। चलो ठीक है, अगर एक 40% है तो दूसरा 60% ही होगा क्योंकि टोटल 100% ही होता है। तो ऑक्सीजन आ गया 40%। ऑक्सीजन 40 कहाँ है, अच्छा यहाँ पे इसने बोला रेस्पेक्टिवली, और पहले इसने बात की है किसकी, बोरोन की, तो पहले बोरोन का परसेंटेज बताना पड़ेगा और फिर ऑक्सीजन का। तो बोरोन आया था हमारा 60, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ये बोरोन हो गया 60% और ये ऑक्सीजन हो गया 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एटोमिसिटी ऑफ फेरिक सल्फेट Fe2SO4 होल थ्राइस। तो एटोमिसिटी क्या होता है, एटोमिसिटी का मतलब कि एक कंपाउंड के अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स हैं। तो देखो यहाँ पे आयरन के कितने एलिमेंट्स हैं, 2, Fe के नीचे A2 लिखा होगा। सल्फर के कितने एलिमेंट्स हैं, तो सल्फर ब्रैकेट में है और ब्रैकेट के बाहर यहाँ 3 है और यहाँ सल्फर के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लो, तो 1 3 जा 3, सल्फर के 3 एटम्स हैं। ऑक्सीजन कितने, 4 यहाँ 3, तो 4 3 या 12, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, ऑक्सीजन के हो गए 12 एटम्स। टोटल कितने हो गए, 12 और प्लस 3 15 17, तो इसकी एटोमिसिटी हो गई 17, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हु कॉइन्ड द टर्म एटम। तो ये थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल सा। एटम जो टर्म है वो किसने कॉइन किया था, तो एटम शब्द सबसे पहले दिया था डेमोक्रिटस ने, ठीक है, जो एक ग्रीक फिलोसोफर था, आपने पढ़ा हुआ एनसीईआरटी में, डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस। तो एटम इन्होंने सबसे पहले नाम दिया था, जो अब हम अभी भी यूज करते हैं। रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम का रेडियस कितना होता है, तो ये आपने पढ़ा है कि रेडियस जो होता है एटम का उसको हम नैनोमीटर में मेजर करते हैं। नैनोमीटर कितना होता है, 10⁻⁻⁹ मीटर होता है 1 नैनोमीटर। बट हाइड्रोजन क्योंकि स्मॉलेस्ट एलिमेंट है तो ये नैनोमीटर से भी छोटा होता है, तो इसका मेजरमेंट होता है, इसका रेडियस जो होता है वो होता है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स अ मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। हमें बताना कि 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में, ये क्या, अच्छा यहाँ पे ये गलत है, यहाँ पे ऐसा नहीं आएगा कुछ भी, ये ऑप्शन है आपके 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 1 ग्राम नाइट्रोजन, 1 ग्राम हाइड्रोजन या फिर 1 ग्राम मीथेन, इनमें से किसके अंदर सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे। तो कॉमन सेंस पे बेस्ड क्वेश्चन है ये। हमें पता है कि ये सभी एक ही ग्राम है, 1 ग्राम। अगर सेम वेट है तो ज्यादा क्वांटिटी किसकी होगी, जिसका वेट सबसे कम होगा, और इन चारों में हमें देखना है कि किसका वेट यानी किसका मास सबसे कम होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है वेट, 12 प्लस 32 यानी 44 इसका होता है। नाइट्रोजन यानी 14 2 ज़ा 28, हाइड्रोजन गैस का 2 और मीथेन का
12 प्लस 4 16। तो इसका मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो है सबसे हल्की गैस है, इसका वेट सबसे कम है, तो इसकी क्वांटिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है लास्ट हमारा, नहीं सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाज गिवन बाय। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया था? डाल्टन ने, थॉमसन ने, लेवाइजर ने या रदरफोर्ड ने? तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन है एंटोनी लेवाइजर, जिसने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया था। ये आपको पता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में जो 3 लॉज थे, जो आपके सिलेबस में सिर्फ 2 ही हैं, एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अगला लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में बेस्ड क्वेश्चन है। ये लॉ किसने दिया था? प्राउस्ट ने, डाल्टन ने, बोहर ने या चैडविक ने? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, प्राउस्ट।